दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आने के बाद पहले रोज से लेके पूरे रीजन में ये महसूस किया गया कि इंडिया नाखुश है, इस सरकार से नाखुश है। और इसके दो तीन हमें क्लियर इंडिकेशंस भी इंडिया से नज़र आए। पहला इंडिकेशन हमें ये नज़र आया कि इंडिया ने शेख हसीना को पनाह दे दी, अपनी तरफ असाइलम दे दिया। अब ये असाइलम वैसे बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। बनता इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के मफरूर मुजरमों की हवालगी की ट्रीटीज़ मौजूद हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। और ऑफिशियली अगर स्टेटस देखा जाए तो शेख हसीना का यही स्टेटस है। इंडिया खुद भी कंफर्म कर चुका है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मतलब वो एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, कोई ऑफिशियल नहीं है। और अगर उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमात हैं तो इंडिया बाउंड है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के तहत इनको वापस हवाले करने का। लेकिन उन्होंने एक हाथ आगे जाते हुए काम किया इंटरनेशनल लेवल पर, ख़ासतौर पर अमेरिका में प्रोपेगेंडा किया, सब कुछ किया नई सरकार के खिलाफ। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कितना पुरअसर रहा है, इसके लिए ना इंडिया फैसला करेगा ना बांग्लादेशी मीडिया फैसला करेगा। वेदर इंडिया का प्रोपेगेंडा इफेक्टिव था या नहीं था, इसका फैसला इवेंट्स करेंगे। क्या अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश की अपनी जो पॉलिसी थी उसको अभी तक कोई डाउनग्रेड किया गया है या उसमें कोई झुकाव हमें नज़र आया है, या वेस्ट की तरफ जो उनकी पॉलिसी थी बांग्लादेश की तरफ, क्या उसके अंदर कोई डिक्लाइन हमें नज़र आया है? द आंसर इज़ नो। बल्कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो वैसी की वैसी हैं जो कि 5 अगस्त से पहले थी, बल्कि इनके अंदर मज़ीद हमें स्ट्रेंथ नज़र आई है। हाल ही में EU के जो नुमाइंदे हैं वो आए हुए थे 2-4 रोज़ पहले बांग्लादेश के अंदर। EU के रिप्रेजेंटेटिव एक मरतबा फिर से उन्होंने मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का ऐलान किया मोहम्मद यूनिस के लिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसा किया गया है आज जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान, उसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। 5 अगस्त के बाद से लेकर इंडिया ने जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया है, तमाम इंडिया की मशीनरी लगी हुई थी। तो उन्होंने जो हिंदू कार्ड खेला, माइनॉरिटीज़ कार्ड खेला है, उसका गालिबन असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कोई ताल्लुकात डाउनग्रेड नहीं किए गए। आज 12 दिसंबर है गालिबन। तो आज अमेरिका और बांग्लादेश के दरमियान वो जो 2-2 साल के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होते हैं फोर्सेस के दरमियान, उनका आखिरी दिन है। ये डायलॉग्स पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट रिजीम चेंज के बाद पोस्टपोन नहीं किए गए, डिले नहीं किए गए, बल्कि ये अपने वक्त पे हुए और वक्त पे कंप्लीट हुए। और एज यूजुअल मामला दोनों मुल्कों के दरमियान चलते रहे, विच मीन्स अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा शेख हसीना के होने या ना होने से। अच्छा, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज़रा आप डायरेक्ट ग्रॉसमैन साहब की ये ट्वीट देखिए। नॉर्मली ग्रॉसमैन साहब जो है ये अमेरिका और इंडिया के मजबूत टाइज के हामी रहे हैं, लेकिन वो भी इस डेवलपमेंट को देखते हुए ये कहने पर मजबूर हुए कि अगस्त 5 हैज़ हैड नो इम्पैक्ट हेयर, यानी बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर 5 अगस्त का कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? नीचे वो लिख रहे हैं कि द 11th बायलैटरल डिफेंस डायलॉग बिटवीन बांग्लादेश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वाज हेल्ड टुडे इन हवाई। कोई असर नहीं पड़ा दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के अंदर, बल्कि स्ट्रेटेजिक दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो मजीद डीप हुए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी बाय द वे इससे बड़ी डेवलपमेंट पे लिखा है कि बांग्लादेश US डिफेंस डायलॉग स्टार्ट्स टुमारो इन हवाई। ये 1-2 रोज पहले की खबर है और इसके अंदर उन्होंने लिखा था कि द 11th बायलैटरल डिफेंस डायलॉग बिटवीन बांग्लादेश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम टुमारो। अ डेलीगेशन फ्रॉम बांग्लादेश लेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन ऑपरेशंस एंड प्लान्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद आलमुल अमीन will participate in the dialogue according to a ISPR press release। ना इसका क्लियरली मतलब ये है कि उनको कोई परवाह नहीं अमेरिकन को। नरेंद्र मोदी साहब क्या कहता है, बीजेपी क्या कहती है, इंडिया का मीडिया क्या कहता है, दे डोंट केयर। उनके अपने मसले मसाइल हैं और उनकी अपनी एक नेशनल इंटरेस्ट है, और ये अपनी जो पॉलिसी बना रहे हैं वो उसी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बना रहे हैं ना। यहाँ पर आखिर में थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन फॉरेन पॉलिसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीदें बड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिसके टोकरे में बहुत सारे इंडिया के अंडे पड़े हुए हैं। इंडियन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये जब आएंगे तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हमारी हेल्प करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी करेंगे। बहुत कुछ उन्होंने अपने जहन में खाका बना के बैठे हुए हैं कि ये जब आएंगे तो हम काफ़ी कुछ इनसे हासिल कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। देखें, बांग्लादेश अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की वजह से है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की वजह से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ देयर कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट।
वो काफ़ी अरसे से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी उसी प्रोजेक्ट पे अमल करता रहा है और चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट कंसीडर करता है बाकी के अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की तरह। और वो समझता है कि इधर उधर अपनी रिसोर्सेज और एनर्जी ज़ाया करने की बजाय चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को अपनी रिसोर्सेज और एनर्जीज जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए। नाउ कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी के हवाले से ही उन्होंने इंडो पैसिफिक एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की थी और उस स्ट्रेटजी की सक्सेस के लिए लाजिम है कि रीजन के जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं वो इसका हिस्सा बने और अमेरिका के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन जो कुछ इंडियंस चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी करे, मोहम्मद यूनुस को भी साइड करे, बाकी पार्टियों को भी साइड करे, शेख हसीना को आगे लेकर आ जाए, इससे होगा ये कि जो मौजूदा सरकार है ये मजीद चाइना की तरफ पुश होते चले जाएंगे। जितना इनको धकेला जाएगा ना डोनाल्ड ट्रंप की जाने से, अगर वो ऐसा करते हैं, विच आई डोंट बिलीव कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर सोच है ये कि डोनाल्ड ट्रंप आते साथ ही ये सब कुछ करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश मजीद चाइना की तरफ पुश होता हुआ चला जाएगा, बिकॉज दे हैव द ऑप्शन। लिहाजा ये इतना आसान होगा नहीं जितना समझा जा रहा है इंडिया के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारी। नौ आखिर में आते हैं इससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि अगर फर्ज करें डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यही हिंदू कार्ड जारी रहता है नरेंद्र मोदी साहब का और माइनॉरिटी कार्ड जारी रहता है, तो इसका कितना इम्पैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पड़ सकता है? मेरे ख्याल से इसका आंसर है जीरो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री बताती है कि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से कुछ ज़्यादा मुतासर होता नहीं है। उसके पहले टर्म के अंदर भी ना उसने एक लफ्ज़ कभी बोला आरएसएस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में, ना ही दुनिया में दीगर हिस्सों में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती थी इंडिया के अलावा भी, उसमें भी कुछ ज़्यादा बात करता हुआ नज़र नहीं आता था। मेरे ख्याल से इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेट्स से हट के हैं बिल्कुल, वो इन इशूज़ को मेरे ख्याल से ज़्यादा खातर में नहीं लाते। लिहाजा आई डोंट थिंक कि ये इतना इफेक्टिव कार्ड रहेगा बांग्लादेश के खिलाफ आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मुतासर करने के लिए। आज द वायर के अंदर, इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर भी एक तरह का आईना दिखाया गया है इंडिया के उन बहुत सारे लोगों को जो समझते हैं कि इस तरह के जो कार्ड्स हैं, माइनॉरिटी कार्ड्स और ये सारी चीज़ें, ये कोई बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इज हार्डली इन अ पोजीशन टू लेक्चर बांग्लादेश ऑन माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। कहते हैं कि मोस्ट इंडियंस सीम्स टू हैव फेल्ड टू नोट दैट द कम्युनल सिचुएशन इन इंडिया इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम what is happening in Bangladesh. The Hindu chauvinistic BJP thinks that since India is very powerful, accounting for 3/5 of the region's population, GDP and military strength, it has a monopoly over anti-Muslim hatred. If Muslim and Buddhist majority countries dare display any kind of anti-Hindu sentiments, they deserve to be condemned. The fact that 200 million Muslims of India, 15% of population, grieve the fact that they have been reduced to the status of second-class citizens disturbs BJP RSS the least. अब ये देखें, चीज़ें सिर्फ लोकल सतह पर तो नोट नहीं होती ना, इंटरनेशनल जो इदारे हैं और जो मुल्क हैं दीगर, वो भी देख रहे होते हैं। लिहाजा जब नरेंद्र मोदी के मुंह से ह्यूमन राइट्स की बातें निकल रही होंगी ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप समेत दुनिया का कोई भी मुल्क उनको कुछ ज़्यादा सीरियसली लेगा।